गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो लास्ट में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? फ्रंट पढ़ा रहे थे, प्लेन वेव वेव फ्रंट पढ़ा रहे थे। राइट, प्लेन वेव हम डिस्कस कर रहे थे। और प्लेन वेव का शायद हमने वेव वेक्टर पढ़ लिया था। वो जो के वाला रिप्रेजेंटेशन था, फिर उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? क्लियर है ना बच्चे लोग? यस। हाँ, सो ठीक है। सो प्लेन वेव के बाद एक स्फेरिकल वेव की बात हम करते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव समझ में आ गया था या उस पर एक न्यूमेरिकल्स और हम डिस्कस कर लें? एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लें। न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें। ठीक। सो प्लेन वेव का लेट वेव equation is given by A is equal to E naught sin kx रूट 3 के y, या यहाँ पे माइनस रख देते हैं, माइनस रूट 3 के y माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 एन कैप। फाइंड, आपको यूज करना है क्या कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना हो, सो यूज के की वैल्यू, अगर सपोज कीजिए हम ऐसा लिखते हैं 0.03 पर मीटर। ओमेगा की वैल्यू अगर हम 20 पाई लिखते हैं, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, ऑफ द वेव, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द वेव, और फोर्थ आप निकाल सकते हैं पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, कि ई वेक्टर की पॉसिबल डायरेक्शन क्या होगी। ये ठीक है, चार चीज इसमें निकालने की कोशिश कीजिए। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी वेवलेंथ ऑफ द वेव, और यानी ई की पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या क्या सब। ओके, लिख लिया आपने ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, पहला वाला पार्ट, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, मुझे बताइए क्या, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन? के वेक्टर अपॉन के। तो आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयरिंग विथ फाइव इक्वल टू, अगर आप लिखें तो के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वी गेट। यहाँ से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपके पास के एक्स की वैल्यू जो आएगी, तो के एक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से के एक्स का वैल्यू आ जाएगा के वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 3 के। सो के एक्स की वैल्यू के वाई की वैल्यू माइनस रूट 3 के, और फिर के जेड का वैल्यू कितना, 0। तो इस तरीके से आप के वेक्टर बता सकते हैं कि के वेक्टर कितना होगा, तो के आई प्लस माइनस रूट 3 के जे कैप। सो माइनस रूट 3 के जे कैप, ये आपका के वेक्टर आ जाएगा। या तो फिर अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो, सपोज कि मुझे एंगल के टर्म्स में डायरेक्शन निकालना है, तो फिर आप कैसे कहेंगे? या तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो के कैप बताइए, राइट। जैसे अगर आपको के कैप का बारे में पूछा जाए कि के कैप क्या होगा, तो के कैप आप कैसे निकालेंगे, के वेक्टर डिवाइड बाय के मॉड
के वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, के आई माइनस रूट 3 के जे, और इसका मॉड का वैल्यू कितना होगा, तो के स्क्वायर प्लस रूट 2k 3 के स्क्वायर, और ये 2k आ 2k जाएगा। 2k जब हम यस सर सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये आई माइनस रूट 3 जे डिवाइड बाई 2 2 ना। तो रूट यानी के वेक्टर की अगर डायरेक्शन हमें निकालना हो तो वो समहाउ इस तरीके से हो जाएगा, ये आई माइनस रूट 3 जे, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, या वेव वेक्टर के टर्म्स में कहना हो तो ये। अदरवाइज अगर एब्सोल्यूट एंगल के टर्म्स में निकालना हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे एंगल के टर्म्स में, तो एंगल के टर्म्स में आप फिर इसका एक्स कंपोनेंट लिखिए। एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, 1/2 एक्स कंपोनेंट यानी अगर मैं इसे के यानी एक्स लिखता हूँ और अगर ये के वाई है तो एक्स कंपोनेंट कितना था के, वाई कंपोनेंट कितना था बच्चे लोग, रूट 3k रूट 3 के। अच्छा यहाँ थोड़ा सा अगर हम माइनस नीचे आएगा सर एग्जैक्ट के टर्म्स में करें तो फिर ये समहाउ ऐसा, नीचे की तरफ तो यह आ जाएगा माइनस रूट 3 के, और फिर अब इसका मतलब ये जो नेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो ये समहाउ डाउन की तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब आपको डायरेक्शन एक्स से निकालना है या वाई से निकालना है, तो अगर सपोज कीजिए आप एक्स से निकालते हैं तो इस तरीके से, फिर tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए क्या लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक y हो। by x तो tan थीटा इक्वल टू अगर आप लिखना चाहें रूट तो ये 3 के वाई बाई k के एक्स। तो यहाँ बताइए के वाई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रूट 3k माइनस या प्लस, प्लस में लिख लें सर माइनस या प्लस बताइए, क्योंकि यहाँ प्लस मिस्टेक हो सकती है। अगर प्लस लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू प्लस आएगी ना। यस सर फिर वो नीचे की तरफ हो जाए उसको हाँ, तो माइनस में या लिख देंगे अब दो चीज होती है, या तो आप डायरेक्शन यानी क्या कीजिए कि यानी कोऑर्डिनेट देख के फिर आप निकालिए, या फिर डायरेक्शन आप छोड़ दीजिए। हमेशा फॉर्मूला आप क्या लिखिए, के वाई बाई के एक्स, के वाई बाई के एक्स का जो भी वैल्यू आता है उसको एज इट इज लिखिए। तो के वाई की वैल्यू अभी कितनी थी, माइनस रूट 3 के, राइट, और के एक्स की वैल्यू कितनी थी के, तो फिर कितना आ जाएगा ये माइनस रूट 3। ठीक, यहां से फिर अगर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करने से थीटा tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो यहां से फिर आपका आ सकता है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो -60 हाँ -60 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ठीक है थीटा की जो वैल्यू है वो -60 डिग्री है। अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे प्लस लेते तो फिर थीटा की वैल्यू कितना था, +60 डिग्री। तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर एंगल आपको माइनस ना, हाँ एंगल आपको कोऑर्डिनेट से शो करना पड़ता है कि ये इस क्वाड्रेंट में होगी। समटाइम्स अगर सपोज कीजिए कि आप डायग्राम ड्राइंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हमने ड्रॉ किया फिर हमें पता चल गया था कि नीचे की तरफ होगा, नहीं तो मैं गलती से पहले से ऊपर की तरफ लिख रहा था। तो अगर सपोज कि आप ड्राइंग से बचना चाहते हैं तो tan थीटा के वाई बाई के एक्स लिखिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये थीटा कहाँ से मेजर्ड होगा, जब कभी आप के वाई के एक्स की एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो थीटा कहाँ से एंगल आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यानी इसके नीचे आंसर, यानी जब कभी आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या होगा कि वेयर इज मेजर्ड, क्योंकि जैम में एक बार क्वेश्चन आया था जहां पे ये आप मिस्टेक कर सकते थे कि आप माइनस साइन लें या नहीं लें। तो वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब कभी आप ये फॉर्मूला लेते हैं तो ये सब आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। के वाई के एक्स में के की जो भी सिंबल है प्लस या माइनस वो एज इट इज लीजिए, के एक्स का भी जो भी सिंबल है प्लस माइनस वो एज इट इज लीजिए। तो इससे जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल आ जाएंगे वो, यानी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। जैसे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज लेते तो फिर आपका आंसर कैसे आता, ये समहाउ ऐसे आता ना, एंटी क्लॉकवाइज। जनरली एंगल लेने की कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंगल लेने का एंटी कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका ना ये आंसर रिपोर्ट होता है ऐसा वाला। तो ये जो फॉर्मूला है वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, कि वे थीटा इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यहाँ आगे आप लिख सकते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो फिर वहां से वो आपका करेक्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया या कोई डाउट है किसी को?
एक आंसर या तो आप इधर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शन से पता चलेगा कि आंसर ऐसा है या फिर आंसर ऐसा, वो ऑप्शन देख के ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों लोग, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर, डाउट नहीं। ओके, सो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट में आपको मैंने पूछा था वेवलेंथ ऑफ द वेव। मुझे बताइए वेवलेंथ ऑफ द वेव कितना होगा, ये लिख लिया है आप लोगों ने? यस सर। लैम्डा इक्वल टू 2π/k से निकलेगा सर। ठीक, सो वेवलेंथ ऑफ द वेव आप अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का, तो k इजकल टू 2π/λ, जहाँ पे k है क्या, ये k वेक्टर का मॉड ना, यस सर। ना। सो ये इसका मतलब फिर आपको, और k वेक्टर का मॉड था क्या, अभी हमने सॉल्व किया था। 2k 2k था के वेक्टर का मॉड हमारा आया था, यानी k स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो ये आया था 2k। इसका मतलब लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, तो लेमडा इजकल टू हो जाएगा यानी 2π/2k, यानी π/k, और k की वैल्यू मैंने दे रखी है, सो पाई, और k की वैल्यू कितना दे रखा है मैंने यहाँ पे, 0.03। हाँ 0.003, सो 0.03 पर मीटर। यहाँ से जो भी होगा वो आपका आ जाएगा, वो पर मीटर है, इसका मतलब ऊपर में जब जाएगा तो वो मीटर हो जाएगा, लेमडा आपका आंसर आ गया। ठीक सर हाँ बताइए। सर सर ये कह रहा था कि k इक्वल टू 2π/λ में ही वैल्यू रखते थे तब भी आ सकता था। ये अगर इस नीचे वाले रिलेशन को देखे तो k इक्वल टू π/λ आ रहा है, ऊपर वाले रिलेशन को देखे k इक्वल टू 2π/λ, ऊपर भी तो वैल्यू पुट कर सकते थे ना। हाँ कहीं भी कर सकते थे आंसर, फाइनली ये प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत है आपको? सर ऊपर दुगना आंसर आ जाएगा और नीचे उसका हाफ दुगुना है। आंसर क्यों आ जाएगा, ये के की उसमें वैल्यू सर जैसे वो देखिए, k वेक्टर यहाँ थोड़ा लिखो। सा कंफ्यूजन आपको हो हाँ रहा होगा। ये के और के मान लेते हैं, ये अभी आपका ना के इसकी, ये के मॉड की वैल्यू है। अब कोई दिक्कत है कि के मॉड की वैल्यू 2k है, के अभी वहां पे नहीं। कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है के की वैल्यू। अच्छा ठीक। हाँ, के की जगह अगर मैं कुछ अल्फा बीटा ले लेता तो शायद आपको दिक्कत नहीं होती, के वहां पे कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि अभी के मॉड की वैल्यू 2k आई है। ठीक, क्लियर है हाँ ये? सर। हाँ बाबा। ओके, सो ये हो गया, या एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ तो शायद दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब 2π/λ की जो वैल्यू होगी वो k मॉड का होगा, और फिर हमने k मॉड की वैल्यू 2k पुट कर दी, फिर यहाँ से आ गया। नेक्स्ट हमने वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी बताइए कैसे लिखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू, v इक्वल टू न्यू लेमडा से निकाल लेंगे। ω/k, और अगर v वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो ω/k और क्या, k कैप ना बच्चे लोग, ना यानी v यही ना, यानी ω/k इंटू के कैप। मैंने कहा था ना कि के कैप और v कैप दोनों बराबर होता है ना, दोनों डायरेक्शन सेम इंडिकेट करता है ना। यस सर। ना ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा के की वैल्यू आपने कितना लिखा है, तो 2k, और फिर के कैप की वैल्यू आपने कितना लिखा था, तो यानी माइनस आयोटा, और फिर क्या था ये, -√3j, आयोटा माइनस √3j डिवाइड बाई 2, यानी ये आपका आ जाएगा ω/4k, और डायरेक्शन की टर्म्स में कहें √3j। ये आप ओमेगा और के की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमने यहाँ पे लिख लिया था। ओमेगा की वैल्यू कितना मैंने एज्यूम किया था, 20π, तो इसका मतलब 20π, के की वैल्यू हमने कितना लिखा है 0.03 पर मीटर, और फिर आपका ये डायरेक्शन यानी आयोटा -√3j। इसको सॉल्व कीजिए और फिर जो भी आता आंसर वो आ जाएगा, ये आपका v की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट फाइनल क्या होगा, मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। मीटर पर सेकंड के लिए इसका मतलब इसकी यूनिट जो होगी वो हमें क्या लिखना होगा, पर सेकंड। एक्चुअली वो रेडियन पर सेकंड होता है और इसका रेडियन पर मीटर होता है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है या हो समझ में आ गया ये? ओके, अब ई वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, पॉसिबल वेक्टर ऑफ ई, तो आपको क्या करना होगा, ये ऑप्शन से ही तलाशना होगा, या फिर आपको
रोटेशन ऑफ वेक्टर मैथ्स में पढ़ेंगे तो वहां से उसे रोटेट कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा, उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। सो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, ये जो डायरेक्शन है उस पर फिर क्या होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। इस पे ऐसा आप डायरेक्शन यानी मल्टीप्लाई कीजिए कि वो एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। आप ऐसा डायरेक्शन खोज सकते हैं क्या कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इस पे मल्टीप्लाई करने से वो 0 हो जाए? माइनस आई कैप प्लस √3j कैप। माइनस आई कैप, नहीं परपेंडिकुलर ना, तब के कैप होता है। ठीक है, आप ये आपका टास्क है, आप ऐसा कोई वेक्टर मुझे खोज के बताइएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से वो 0 आ जाए। ठीक, क्लियर है बच्चे लोग? यानी ऐसा देखिए, फोर्थ वाला पार्ट का आंसर अगर हमें लिखना है तो होगा क्या कि एज एन वेक्टर, यानी या हम ऐसा कह सकते हैं के कैप ई वेक्टर एंड के वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, राइट। इसका मतलब क्या कि अगर सपोज कीजिए कि कोई वेव ऐसे अगर मूव कर रहा है, अगर कोई वेव ऐसा मूव कर रहा है तो ये के वेक्टर होगा और ई वेक्टर जो होंगे वो उस पर परपेंडिकुलर होगा हमेशा। सो ये ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा, या तो आप इसे ई वेक्टर की डायरेक्शन कहिए या इसी को हम एन कैप के टर्म्स में कहते हैं। तो ये तो होगा क्या यहाँ पे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ई वेक्टर का कैप और के वेक्टर का कैप, ये फिर क्या टर्म्स देगा, 0 देगा। आप लोगों ने कोई टर्म्स यानी खोजा जो इसको मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाता हो? के कैप, के कैप, उसके बाद ये यही वेक्टर है सर। बस सॉरी, अच्छा ठीक है, फिर जे आप कैप, हाँ ई आप हाँ। उसे खोज करके बताइए फिर कि जिससे मल्टीप्लाई करने से आपका 0 आ जाए। ठीक है बच्चे लोग, जैसे मुझे लगता है कि अगर आप इसे यानी करें तो इसके डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए सर। हाँ, इसके डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो किस तरीके से आप नंबर खोज लीजिए। ठीक है बच्चे लोग, ये कर लेंगे आप? यस सर। ठीक है। सो आई होप कि अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ में आ गया वेव वेक्टर पे ना। तो इस तरीके से वो, अगर मान लेते यहाँ पे एक चीज और कि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो फिर आप कैसे कंपेयर करते, फिर आप क्या करते? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उल्टी हो जाती, माइनस में हो जाता। हाँ, जो भी आंसर आता वो अपोजिट में हो जाता, या फिर कंपेयर करने के लिए आप ऐसे ही लिखते। कंपेयर करने के लिए जब भी हो तो के एक्स प्लस एक्स, के वाई प्लस यानी के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, और इधर माइनस करने के लिए फिर आपको फिर यहाँ पे जो भी जिस तरीके से अरेंज करना हो, या फिर नहीं तो फिर आप क्या कीजिए यानी माइनस करके फिर के एक्स के वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और वो फिर आपका आंसर आ जाएगा वो। ओके, सो ये हो गया, यानी प्लेन वेव का हमने डिस्कस कर लिया। स्फेरिकल वेव फ्रंट का देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा क्या कि ए पॉइंट सोर्स creates spherical wave। जब कभी कोई एक पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट सोर्स है ये, और यहाँ से अगर किसी डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये किसी पॉइंट पी पे, यहाँ पे अगर हमें वेव का इक्वेशन लिखना है कि इस पॉइंट पे वेव की वैल्यू क्या होगी, राइट। ये हम मान लेते हैं कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ ये r है, r। तो इस पॉइंट यानी पॉइंट P पे वेव का इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, तो वेव इक्वेशन होगा क्या, यानी स्फेरिकल वेव, प्लेन वेव समझ में आ गया था ना कि कैसा इक्वेशन होता है उसका। तो स्फेरिकल वेव कैन बी रिटन एज, यानी जब कभी आपके पास पॉइंट सोर्स दिया होगा न्यूमेरिकल्स में तो आपको स्फेरिकल वेव की इक्वेशन लिखनी होगी, और अगर यानी प्लेन वेव है तो प्लेन वेव आपको यानी मैंने पीछे बता दिया कि कैसे आप लिखेंगे। स्फेरिकल वेव का इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो ये
3D में मूव करेगा, इसलिए ये ERT, और फिर उसके बाद E0, या फिर E0 यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट C है, डिवाइड बाय R, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन, और फिर ये K डॉट R, क्योंकि अभी इसका कोई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा तो K डॉट R माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और फिर यहाँ पे एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या शो करेगा, किसका डायरेक्शन शो करेगा, ई वेक्टर का वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक का। वेक्टर का, राइट। के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शो करेगा। आर आपको पहले से पता कि क्या चीज है, डेल्टा, यानी जो भी पहले इक्वेशन था 3D वेव का सब कुछ सेम रहेगा, बस प्रोवाइडेड होगा क्या कि इसके एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएंगे, राइट। ये यानी अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ई आर, और फिर यहाँ पे साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और फिर एन कैप, राइट। जहां पे ई आर क्या शो करेगा, ई आर जो होगा वो C बाई आर होगा, और ये बताएगा क्या, ये वेव का क्या प्रॉपर्टी को शो करेगा, एम्पलीट्यूड, राइट। सो होगा क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्फेरिकल वेव। इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी हम प्लेन वेव की बात कर रहे थे तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, राइट। और अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। Same, तो आप constant कहीं भी आप रखिए उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखाई देगा। कोई मुझे ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पे आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, कोई ऐसा लाइट सोर्स जहां पे आपको एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं नजर आ रहा होगा। लेजर, लेजर, आप लेजर को ना सामने दीवार पे पॉइंट कीजिए या काफी दूर वाले दीवार पे पॉइंट कीजिए, ऑलमोस्ट इसका इंटेंसिटी या लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेजर लाइट अभी कैसा काम कर रहा है, प्लेन सोर्स ऐसा ना, क्योंकि इसलिए उसकी इंटेंसिटी सेम होगी। जब कभी आप दिया जलाते हैं तो आपको लग रहा है कि आपने जहां जलाया वहां से काफी दूर तक ऑलमोस्ट लाइट सिमिलर है नहीं ना, No, धीरे sir. धीरे अंधेरा हो जा रहा है, राइट। तो मुझे बताइए इन यानी बाय डिफॉल्ट नेचर में प्लेन वेव एग्जिस्ट करता है या स्फेरिकल वेव एग्जिस्ट करता है, स्फेरिकल, क्योंकि कोई भी लाइट सोर्स काफी दूर तक प्लेन वेव नहीं रहता ना। जब जैसे हमने कोई लाइट हुआ बहुत दूर के बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी ऑब्वियसली यानी ड्रॉप कर ही जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की जो नेचुरल यानी पैटर्न है वो स्फेरिकल वेव का है, राइट। सो यानी प्लेन वेव उसका बस एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। यहाँ पे देखिए कि अगर प्लेन वेव है तो फिर यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा। जनरली जब कभी हमने यानी वेव का इक्वेशन लिखा था तो सपोज कीजिए ऐसा, बट अगर स्फेरिकल वेव है तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा ना। ये क्या शो कर रहा है कि लाइट की धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी ना। जैसे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कुछ और है, यानी यहाँ इसकी यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाएगा, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड जो होंगे वो घटते जाएंगे, राइट। और इसलिए अगर एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है तो धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस का इनवर्स फंक्शन होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे आर क्या होगा बच्चे लोग, ये ई आर तो हमने एम्पलीट्यूड कहा, आर क्या होगा, रेडियस, यानी आर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ एक यानी एसयू में क्वेश्चन है, वहाँ इस बात के लिए काफी प्रॉब्लम होगी आपको अगर आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता है तो। सो ये तो एम्पलीट्यूड था, और फिर आर की वैल्यू आर, तो ये होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी अगर ये कोई एनी पॉइंट पी है जहाँ पे अभी आप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे ये इक्वेशन अभी क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन इज शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at distance r from the source, from the point source. So r is the distance of any point P from the source, right? So what will be the r? Distance of any point P from the point source. You need to always measure the distance r from the point source, right?
सो जहां भी आपको इंटेंसिटी निकालना होगा आपको ये आर की वैल्यू वहां पे यूज करनी होगी। ये चीज समझ में आ गया? सर ये जो के डॉट आर है और जो आपने सी बाई स्मॉल आर लिखा है वो सेम है क्या? के नॉट आर नहीं नहीं, K ये dot- सी जहाँ पे कोई कांस्टेंट है, अगर आप सी भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पे सी जो होगा वो सम कांस्टेंट होगा। नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, सी बाई जो आर लिखा है और एक के डॉट, क्योंकि सर आर का आपका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग अलग लिखा है ना सर आपने, ये वो सी दोनों बाई। आर सेम है। ये आर आपका मैग्नीट्यूड है, जबकि ये आर अभी मैंने डायरेक्शन, यानी इस आर को आप पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, ये आर अभी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। मतलब सर वो रेडियल डिस्टेंस है ना, मिनिमम हाँ डायरेक्ट। रेडियल डिस्टेंस है, दोनों चीजें सेम है। ये यानी ये दोनों आर जो होगा वो सेम होगा, और यानी सिंबल में आप सेम लिख सकते हैं। आर जो होगी अभी वो आर वेक्टर का मॉड होगा, यानी अभी जो आर है वो एक्चुअली आर वेक्टर का मॉड है। ठीक, क्लियर है ये? यस सर। ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? नो सर। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। जब कभी आपके किसी इक्वेशन में प्लेन वेव स्फेरिकल वेव दिया हुआ तो आपको ऐसा लिखना होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पी पॉइंट यानी आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो वहां पे डिस्टेंस आपको दे दिया होगा, तो आप एम्पलीट्यूड इसके टर्म्स में आप लिख सकते हैं। सर यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है सर, वो तो के वेक्टर के अलोंग होगी, हम्म, और सर पॉइंटिंग वेक्टर भी के वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए अगर मीडियम वेव की बात करें तो। क्या चीज के अलोंग के, यानी प्रोपेगेशन? जी। हाँ, तो ये होगा क्या कि एक पॉइंट सोर्स से ना आर का डायरेक्शन कितना होता है, एक ही होता है। जैसे अभी देखिए ये जो आर हमने कहा है, ये आर अभी क्या यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस होगी, राइट? या अगर ये स्फेरिकल वेव क्रिएट कर रहा है तो आर की कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं? इन्फिनिट। इन्फिनाइट। तो होगा क्या, अगर आर का डायरेक्शन इन्फिनाइट हो सकता है, जैसे एक पॉइंट सोर्स हमने कहा यहाँ पे, तो आर की डायरेक्शन इन्फिनाइट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये के की वैल्यू भी फिर क्या होगा उसमें, इन्फिनाइट होंगे वो, इन्फिनाइट नहीं सर डायरेक्शन मैं यानी। पूछ रहा था ना कि पॉइंटिंग वेक्टर जो सर आपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिफाइन कराया था सर, वो तो के वेक्टर के अलोंग ही होनी चाहिए। हाँ, पॉइंटिंग वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। तो होगा क्या कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन होगी, वेव जो प्रोपेगेट करेगा वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, राइट? तो अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई पॉइंट सोर्स है, जैसे अगर सपोज कीजिए वेव अगर इधर जा रहा है तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगे, यानी जैसे अगर ये इधर जा रहा है तो ई इधर होगा, फिर बी आप इस पे देख लीजिए, फिर इसका जो यानी एनर्जी जो होगा वो ऑब्वियसली एनर्जी यानी यहाँ पे के वेक्टर की तरफ ही होंगे, बट ये जो के वेक्टर होगा अभी मल्टीपल डायरेक्शन होगा वो, तो एनर्जी हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। के सर की तो इस वैल्यू केस में मल्टीपल होगी, वो आर पे यानी आर के यानी जिधर आर है वो सब के अलोंग होगा वो। सर अगर हम इसी पे एक सेम काइंड ऑफ लाइक स्फेरिकल कुछ मतलब ईएमडब्ल्यू वेव अगर हम डालते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट वाले, तो उस केस में पॉइंटिंग वेक्टर और के वेक्टर का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर अगर हम डाल दो सेम ही डायरेक्शन में होगा ना, मतलब सेम एक्सिस के अलोंग। अगर हम यानी ई यानी के पॉइंटिंग वेक्टर की और के की बात करें तो हाँ वो सेम डायरेक्शन होगा, क्योंकि जब कभी वो वेव प्रोपेगेट कर रहा होगा तो ई और बी उस प्रोपेगेशन पे परपेंडिकुलर होंगे। अगर ई और बी परपेंडिकुलर है तो पॉइंटिंग वेक्टर ऑब्वियसली यानी वो के की तरफ ही मूव करेगा। तो उसको अलग क्यों डिफाइन करा गया है, मतलब के वेक्टर के उससे मतलब इंडिपेंडेंट है क्या के वेक्टर से? नहीं नहीं, वो यानी डायरेक्शन तो सेम है, जैसे मैंने कहा था ये के कैप और वी कैप, ये बताइए दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम हो से हमेशा। लेकिन यूनिट बताइए। यूनिट अलग अलग है सर। हाँ, ये तो यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है ना, क्योंकि के कैप अच्छा जब हम कह रहे हैं यूनिट तो क्या है, सर। हाँ हाँ। ऐसा, तो ये यूनिटलेस है, भी यूनिटलेस है। तो ये दोनों डायरेक्शन तो सेम बताता है, बट ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। नो सर। हाँ, तो ऐसे ही के और एस का डायरेक्शन सेम है बचा, बट के अलग चीज बताता है, एस जहाँ पे इंटेंसिटी का यानी एस का यूनिट जो होता है वो इंटेंसिटी के बराबर होता है, तो वो अलग चीज बताता है वो। सो और सर ये जो एन कैप है वो ई की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है ना? कौन सा? एन कैप सर हाँ जो एन कैप उस वक्त ई की डायरेक्शन यानी वाइब्रेशन है वो, क्योंकि अगर आर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा तो एन जो होगा वहां पे आर्बिट्री पॉइंट होंगे, वो एक अलग डायरेक्शन होगा वो। मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर उसके। थैंक यू। यानी के परपेंडिकुलर होगा वो। ये हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके, सो ठीक है। इसी से अगर आपको इंटेंसिटी कहा जाए तो हमने एम्पलीट्यूड का कहा था, इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होंगे,
तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब आई इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए कि कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा है और एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमने क्या लिखा है? सी बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा और सी कोई एक और कांस्टेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि आई और आर स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या फिर हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जो भी फैक्टर आपको लिखना हो। यहाँ कांस्टेंट को थोड़ा सा और हम एलिब्रेट कर लेते हैं कि आई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि I1 और R1 का स्क्वायर और I2 और फिर R2 का स्क्वायर, ये सारा का सारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसको कभी कभी यानी इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी कहा जाता है। इनवर्स लॉ बताइए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में क्या आई कह रहे हैं? डायरेक्टली क्या है नहीं दिखता, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ नहीं दिखता? सबसे ऊपर ई आर स्क्वायर ई आर स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फर्स्ट ऊपर अब ER is the amplitude here. ER is amplitude in case of a spherical wave. And as we have decided, the amplitude would be C by R square. Therefore, the intensity will be proportional to 1/r square. If you multiply I and R square, that will be some constant quantity. So what indicate? If you know the intensity at particular point, then you can find out the intensity some other point, right? So this expression hold true, or somehow I proportional to 1/r square, that is called the inverse square law of intensity. Whenever these terms will be asked, or somewhere it is written inverse square law of intensity, that means I proportional to 1/r square, right? Although this is not a new thing, as you know, the amplitude is proportional to 1/r square, so intensity will be obviously 1/r square, but this is sometimes called the inverse square law of intensity. क्लियर है ये बच्चों? कोई डाउट है तो Yes, sir. बताइए। ओके, नो सर, ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर, 2 मिनट। ओके, ठीक। डन सर। ओके, फाइन। सो होगा क्या? ये इक्वेशन क्या बताता है कि अगर R चेंज हो रहा हो, R अगर चेंज हो रहा हो, तो इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगा? R अगर चेंज हो रहा हो तो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होगा? वो भी Change हो चेंज रही है होगा। वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? बट लार्ज डिस्टेंस के बाद क्या होगा कि इंटेंसिटी यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में जो होंगे वो अनचेंज रह जाएंगे। जैसे देखिए, हम कहते क्या है, रूल क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स कहा तो कैसा वेव निकलेगा? ये स्फेरिकल निकलेगा। स्फेरिकल वेव निकलेगा तो उस पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होंगे? हर एक डायरेक्शन में होगा ना, वेव हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से। इसलिए जब कभी पॉइंट सोर्स होता है तो वहां से हर एक डायरेक्शन में जाता है। धीरे धीरे जब कभी और अगर हम मूव करते जाएं तो फिर इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, और अगर आप इसे यानी रेडियस बढ़ाते जाइए तो फिर इसका डायरेक्शन इस तरीके से, फिर और आप बढ़ाते जाइए तो फिर इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा? रेडियस चूंकि लार्ज होता जाएगा तो ये लाइन कैसा होता जाएगा? अगर रेडियस लार्ज हो तो स्ट्रेट लाइन प्लेन स्ट्रेट बन लाइन, जाए। क्योंकि अगर लार्ज रेडियस हो जाता है तो यही स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो फिर हमें क्या लग रहा है, ये कैसे प्रोपगेट कर रहा है? प्लेन वेव हाँ, फ्रंट। क्योंकि फिर होगा क्या कि स्फीयर काफी बड़ा हो गया, बट एक क्रॉस सेक्शनल अगर हम रीजन की बात देखें तो ये क्या होगा? ऑलमोस्ट यूनिडायरेक्शन होगा। तो स्फेरिकल लाइट ही लार्ज डिस्टेंस पे कैसा बन जाता है? ये प्लेन वेव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एट r टेंड्स टू इंफिनिटी, यही जो स्फेरिकल वेव था वो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और प्लेन वेव फ्रंट की एम्पलीट्यूड क्या होती है अगर प्लेन वेव फ्रंट हो जाए तो? ए नॉट कांस्टेंट ना, कांस्टेंट होती है। प्लेन वेव फ्रंट की एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है ना। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर काफी दूर ये लाइट मूव कर दिया जाए उसके बाद फिर क्या होगा कि सक्सेसिव मूवमेंट के लिए एम्पलीट्यूड इसका बहुत ज्यादा कम नहीं होगा।
यानी थोड़े से डिस्टेंस के लिए, जैसे अगर ये ई नॉट है, थोड़ी देर के बाद अगर और आप इसका एम्पलीट्यूड देखिए तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया तो एम्पलीट्यूड इसके कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, तो रूल क्या होता है, हम ये कहते हैं कि यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस बिकेम द प्लेन वेव फ्रंट, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, काफी कांस्टेंट हो जाएगा। सर लेजर की बात कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लॉस हम बेसिकली उसको बिल्कुल जीरो लेते हैं ना, तभी हम कह पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड भी डिके नहीं होगा। एनर्जी लॉस की बात होगी कि एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा, बट हमने टेंस वाली बात कही है कि अगर r टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये जो वेव फ्रंट है वो टेंस टू क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएंगे, राइट। जैसे अगर आप यानी जैसे देखिए ये सर्कल, अगर सपोज कीजिए कि आपने एक सर्कल रखा, सर्कल की रेडियस आप बढ़ाते जाइए, राइट। अब छोटा सा पोर्शन देखिए ज्यादा कर्व दिखेगा, वहीं पे कम कर्व यहाँ पे, और फिर अगर आपने स्फीयर ड्रॉ किया तो यही पोर्शन धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, लार्ज रेडियस के लिए आपको कैसा दिखेगा ये पोर्शन, सर प्लेन दिखेगा सर। प्लेन दिखेगा। हाँ, तो हुआ क्या कि यहाँ पे ना यानी प्लेन दिखने का रीजन क्या हुआ कि ऑलमोस्ट अब लाइट ना इतने सर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है कि पर यूनिट लेंथ ना ऑलमोस्ट अब कांस्टेंट है। अब और ज्यादा एरिया को अगर आप चेंज करते हैं तो उसका अमाउंट जो होगा वो बहुत मैं ज्यादा ना चेंज नहीं होगा। मैं ना सर ये नहीं पूछ रहा था, मतलब मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि सर जो इसमें एम्पलीट्यूड का जो डिके हो रहा है, सर इसको हम एनर्जी से रिलेट करके ही समझ सकते हैं ना, क्योंकि एनर्जी, हाँ समझ सकते हैं बच्चा, एनर्जी से समझ सकते हैं इसको हम इस तरीके से। अभी ये डायग्राम क्लियर हो गया तो हम आगे वो वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इसी चीज को ना एनर्जी के टर्म्स में कैसे समझ, क्योंकि मुझे लगता है अभी ये कुछ चीजें हजम नहीं हो रही होगी ये कि सर यानी प्लेन वेव एनर्जी वाले कैसे, एनर्जी गया कहाँ पे, ये जो सर धीरे प्लेन धीरे। वेव वाले में मैं पूछ रहा था ना, मेरा प्रॉब्लम ये था कि इसमें तो समझ में आ रहा सर, लेकिन क्या प्लेन वेव वाले में एनर्जी का लॉस नहीं होता मीडियम, मतलब काफी, मतलब मीडियम के थ्रू देखिए अगर जब कभी हम प्लेन वेव कहते हैं ना तो कोई भी चीज परफेक्ट प्लेन वेव नहीं कहता होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि जब कभी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ चीजें क्लोज टू मोनोक्रोमेटिक होती है। ऐसे ही जब मैं कभी प्लेन वेव फ्रंट कहता हूँ ना तो प्लेन वेव फ्रंट एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, कुछ रीजन के लिए वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, बट लार्ज डिस्टेंस के लिए धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ऑलमोस्ट डिके होगी। तो कोई भी वेव फ्रंट परफेक्ट प्लेन वेव फ्रंट नहीं हो सकता। मतलब सर जैसे हम कॉम्पैरेटिवली कह रहे हैं कि हाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो कॉम्पैरेटिवली प्लेन वेव के जल्दी डिके हो जाएगा। हाँ, जैसे देखिए कि अगर मैंने कहा कि ऐसा भी आपका कोई वेव फ्रंट है ना, तो अभी आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ये प्लेन दिख रहा है यस सर। ना, बट ये प्लेन क्या होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा, हाँ सर। क्योंकि हो कोई सकता भी है। जब होगा तो वो क्या होगा, यानी कोई भी जब हम लाइन कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, वी कैन नॉट ड्रॉ एवर ए स्ट्रेट लाइन, राइट। एवरीथिंग इज इन ए कर्व नेचर, और समहाउ अगर हम कहें तो यानी हर एक चीज जो होगा स्फेरिकल या एलिप्टिकल शेप में उसके कर्व होंगे। तो यहाँ जब हमने ये जब प्लेन कहते हैं ना तो हाइपोथेटिकल प्लेन है ये, ऑब्वियसली एक स्फेयर का पार्ट है ये, जो थोड़ी दूर के बाद अगर जाएगा तो धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड जो होगी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, बट कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे अगर सपोज कीजिए हम सन से अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई रेज है जो सन से आ रहा है, ठीक, यहाँ से ये लाइट रेज आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे यानी अर्थ के पास देखते हैं कि ये अर्थ है, और फिर यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम यानी अर्थ के बाद फिर कोई और प्लेनेट अगर मान लीजिए जैसे अर्थ हो गया, जुपिटर। जुपिटर ऐसा हो गया। अब यहाँ से जब कभी लाइट आएगा ना सन से काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा। अब अर्थ पे यानी अर्थ का जो डिफरेंट रीजन है, जैसे अर्थ अगर सपोज कीजिए ऐसा आप करके है और सन यहाँ पे हो रहा है, तो अर्थ का जो डिफरेंट रीजन है, एक यहाँ पे फॉल किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तीनों डिस्टेंस में आपको बहुत ज्यादा चेंज लग रहा है क्या, कि बहुत ज्यादा चेंज होगा नो सर। ना। नो। ये डिस्टेंस सन से ना कंपेरेटिवली लगभग इक्वल होंगे, अर्थ पे तो बहुत होगा, कि हो सकता है कि ये हमारा बिहार दिख रहा हो, ये आपका यानी यानी महाराष्ट्र, और ये फिर गुजरात, ये अलग अलग होगा। तो हमारे लिए तो डिस्टेंस काफी लार्ज होगा, बट सन के लिए ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस फिर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। उससे यस सर। फर्क क्या पड़ेगा कि जैसा लाइट इंटेंसिटी बिहार में पड़ेगा ऐसा ही गुजरात में, और ऐसा ही उड़ीसा या फिर किसी और जगह पे। तो यहाँ से लाइट तो आ रहा है, बट अर्थ पे सर्टेन डिस्टेंस तक वो कैसा बिहेव करेगा कि ऑलमोस्ट उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वो अर्थ पे कैसा बिहेव करेगा, प्लेन वेव जैसा बिहेव प्लेन। करेगा जब कभी डिफरेंट जगह की बात करेंगे तो।
बट सर ठीक। जुपिटर के अगर हाँ, हम लेकिन जब कभी जुपिटर की बात करें हम, तो यही प्लेन वेव यहाँ जो इंटेंसिटी था अर्थ पे जो हर एक जगह कांस्टेंट था, यही इंटेंसिटी क्या आपको यहाँ पे मिलेगी? काफी कम मिलेगी, काफी कम होगी। लेकिन अगर जुपिटर के डिफरेंट पॉइंट पे आप देखें तो उसके रिलेटिव में हमें वो लाइक थोड़े ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, हाँ लेकिन ऐसे भी नेग्लिजिबल मिलेंगे। हाँ वो प्लेन वेव के तरफ होगा। तो प्लेन वेव सब सर्टेन यानी रीजन में डिफाइंड होता है। समझा सर मैं। ठीक, थैंक कि यू। जहां तक अगर ना इंटेंसिटी नहीं चेंज हो जाए तो लूजली कहते हैं कि अभी इसका नेचर कैसा है, प्लेन वेव जैसा है। वैसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अजय घटक में काफी अमेजिंग दिया हुआ है। जैसे जब मैंने कहा इंटेंसिटी इंटेंसिटी मैंने कहा कि प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे आप दो तरीके से कैलकुलेट करके, क्योंकि कभी कभी ना ट्रूथ दो तरीके से जाना जा सकता है। या तो आपका यानी इमेजिनेशन करेक्ट है और फिर सारे लॉजिक को फिट बैठ रहा है और कहीं डाउट नहीं बच रहा है, इसका मतलब ठीक है वो चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है तो भी चीजें समझ में आ जाएगी। तीसरा तरीका है कि ट्रूथ का सबसे जानने वाला सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स, कि वर्ल्ड है क्या या ट्रूथ है क्या, राइट, उसको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। और वो मैथमेटिक्स काफी रिगोरियस प्रोसेस होती है जो कभी भी लाइज नहीं करता। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि 4 × 4, राइट, ये कितना होगा? 16 16। ये हिंदू, मुस्लिम, बिहारी यानी गुजराती सबके लिए इतना ही होगा ना? यस सर। ना यस सबके लिए सर। इतना ही होगा। लेकिन अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाऊं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाऊं, हर एक पर्सन की रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होंगे। वो फिजिक्स से ही फॉरबिडन है कि जब कभी एक्सपेरिमेंट होगा तो एक्सपेरिमेंट की आउटपुट ना ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। दो एक्सपेरिमेंट कभी भी मैच नहीं कर सकता। तो यानी ह्यूमन की जो कैलकुलेशंस है यानी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो हमेशा डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कभी यानी अलग अलग नहीं होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबके क्या होंगे, सेम होंगे। तो अल्टीमेट ट्रूथ जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे यानी क्वांटाइज कीजिए। जो भी आपके पास फैक्ट है उसे क्वांटिफाई कीजिए, फिर उसको उस तरीके से एनालाइज कीजिए। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन देखिए कितना अच्छे तरीके से बता देगा कि प्लेन वेव क्या और स्फेरिकल वेव क्या है। जैसे इंटेंसिटी मैंने कहा प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, राइट। अब मान लेते हैं कि r की वैल्यू एक तो 10, r1 10 ले लेते हैं और r2 यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अब आप क्या कीजिए कि दोनों के जगह इंटेंसिटी निकालिए, r1 के जगह i1 निकालिए और r2 के जगह i2 निकालिए और फिर दोनों में चेंज निकालिए कि कितना होगा। एक तो ये कैलकुलेशन कीजिए। दूसरा कैलकुलेशन आप ऐसा कीजिए कि r1 डैश इक्वल टू आप यानी 1000 ले लीजिए और r2 डैश इक्वल टू 1001 ले लीजिए। इस दोनों में आप इंटेंसिटी निकाल के कैलकुलेट कीजिए। तो हो सकता है कि जब आप 10 और 20 पे जाएं तो डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी इक्वल नहीं आएंगे ना। 10 पे भी और 20 पे इंटेंसिटी इक्वल नहीं आएगा ना बच्चे लोग। नो सर। यस तो सर। डेल्टा डेल्टा आई कितना आ जाएगा आपका? नॉन जीरो। नॉन जीरो आ जाएगा। नॉन जीरो आ जाएगा, राइट। बट अब अगर आप इससे कैलकुलेशन करके देखिए कैलकुलेटर से, ये वैल्यू दोनों आपका जीरो शो करेगा। यानी अप्रोच यहाँ जीरो हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि ये चेंज इतना कम हो जाएगा ना कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या कि 100 1000 से 1001 तक ये कैसा बिहेव किया? ये सर नेग्लिजिबल चेंज मतलब कि नियरली सेम। हाँ, नियरली सेम। और इवन आप यहाँ ना अगर हम 1000 लेते हैं तब तो काफी दूर तक ये प्लेन जैसा। 1000 अगर मैं यानी 1020 ले लेता हूँ तो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ 10 से 20 गया तो कुछ तो डिफर है, बट 1000 से लेके 1020 तक अगर मैं जाऊँ, आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, दोनों की डिफरेंस 1/r² का सेम आएगा, यानी जीरो आ जाएगा। तो क्या शो कर रहा है ये कि जब कभी लार्ज डिस्टेंस गया है तो ये फिर क्या हो गया, ये प्लेन जैसा हो गया। अब चीज समझ में आई, प्लेन और स्फेरिकल यस सर। ना। तो किसी रेंज के लिए वो फिर क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। ओके, सो एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे, या फिर कोई पावर के टर्म्स में समझना चाह रहे थे, एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है, धीरे धीरे क्यों रिड्यूस हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर इसकी पावर p है और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बच्चे लोग, इंटेंसिटी इक्वल टू इंटेंसिटी टू कितना, एनर्जी पर यूनिट एरिया Per पर यूनिट area। टाइम। या पावर अपन एरिया ना। यस सर। ठीक, हाँ। मान लेते हैं ये कोई पावर है जहाँ पे 10 वाट का बल्ब है, राइट। और अगर सपोज कीजिए कि आप r1 डिस्टेंस पे यानी इस चीज को देख रहे हैं, यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो फिर ये 10 वाट का बल्ब कितने एरिया में डिवाइड हुआ है? तो
अगर ये R1 पे देख रहे हैं, इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी I1 की बात करूं तो I1 इक्वल टू कितना होगा, P डिवाइड बाई यानी स्फीयर का एरिया कितना, 4 पाई R1 स्क्वायर ना। यस सर। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, सेकंड वाले पे जो R2 पॉइंट था, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया क्या यहाँ से यहाँ। यस सर। अब यही पावर कितने स्फीयर वाले एरिया में डिवाइड होगा, यही पावर। अब जैसे देखिए, अगर ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ I2, क्या I2 के लिए बल्ब की पावर बदल जाएगी क्या। इफ इट इज द 10 watt फॉर द I1, देन व्हाट विल द पावर ऑफ फॉर द सेकंड, again 10 it is a watt. 10 watt, no, there will be no change in the power of bulb, so power will remain same. And what about the area, R2 square, no? So obviously the area has become larger, that means the same power has to be distributed over the large area, that's why its intensity will be reduced down. So there is no loss of intensity, actually it is distributed over the large area, that's why a per unit area is getting smaller than the previous value. Per area power is falling smaller than the previous value. Clear है? एनर्जी की लॉस आपको दिखाई दे रही है, एनर्जी ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए कम हो रहा, ज्यादा एरिया, हाँ ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए कम हो रहा है। और यहाँ से आपको लग भी रहा है, ये दोनों कैलकुलेशन क्या शो कर रहा है कि I1 R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना, कांस्टेंट क्वांटिटी I R1 स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ भी वही चीज ना, इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और ये शो कर रहा है कि अगर स्फेरिकल वेव होगा तो इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर पे डिपेंड होना चाहिए, और अगर इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर पे, इसका मतलब एम्पलीट्यूड 1/r पे डिपेंड होगा अगर स्फेरिकल वेव है तो। यस सर। ना, क्योंकि स्फेरिकल वेव क्या होगा, एक पूरे पार्ट में स्प्रेड होगा। अगर यही प्लेन वेव होता, देखिए यूनिट डायरेक्शन में मूव करता, तब हम एरिया का फॉर्मूला 4πr² नहीं लिख सकते अगर ये प्लेन वेव होता, क्योंकि उसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन एक फिक्स हो जाती। ठीक है ये। बच्चे लोग कहीं कोई डाउट है बताइए। नो सर। नो सर। राइट, सो दैट इज द एंड ऑफ द बेसिक ऑफ वेव। अभी तक हम बेसिक ऑफ वेव डिस्कस कर रहे थे। तो एक वेव के बारे में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ जान लिया है कि यानी क्या होता है, किधर मूव करता है, और फिर इसके यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, कितने टाइप के वेव जनरेट होते हैं, ये सारा का सारा। कोई अभी तक डाउट है तो मुझे बताइए कहीं कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये सारा बेसिक था। अगर ये आपका अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे जब हम अब यानी रियल चैप्टर पे आएंगे, टॉपिक पे, राइट, वेव ऑप्टिक्स के, तो उस चीज को सॉल्व करना तो तभी भी इजियर होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो, बट इमेजिनेशन करना फार बेटर हो जाएगा कि क्या हो रहा है अगर आपका ये बेसिक कंप्लीट है तो। अदरवाइज क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स तो आप फिर भी बना लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा यानी इजी होता है, वो टफ नहीं होता, राइट। बट अगर ये बेसिक आपको क्लियर है तो चीजें आपको दिखेगी, आप उसे यानी इमेजिनेशन कर पाएंगे कि चीजें हो क्या रहा है वो। क्लियर है बच्चों लोग? कोई डाउट है तो बताइए अभी तक बेसिक ऑफ वेव में। नो सर। फाइन। सो अब रहा क्या कि हमने यहाँ तक वेव समझ लिया कि वेव होता है क्या है। एक अभी तक हमने जहां भी बात किया है वो एक सिंगल वेव की बात की है, राइट, कि एक सिंगल वेव के क्या क्या सब प्रॉपर्टी होंगे। अब क्वेश्चन होगा कि किसी पॉइंट पे अगर दो वेव मीट कर रहा है, दो वेव अगर एक ही जगह पे मीट किया तो फिर क्या होगा, राइट। जैसे अगर मैं, हाँ, तो अब हम उस चीज को प्रिडिक्ट करेंगे। ये रियल सिचुएशन कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने सामने व्हाइट वॉल है, आपने एक यानी रेड कलर की बल्ब डाली, फिर दूसरा ब्लू कलर का बल्ब डाला, अब आपको वहां पे क्या दिखेगा, रेड या ब्लू? कॉम्बिनेशन। कोई डिफरेंट दिखेगा, कोई अलग दिखेगा, ठीक। दूसरा आप सपोज कीजिए एक रेड बल्ब है और दूसरा भी रेड बल्ब ही है, दोनों रेड बल्ब अगर आप दीवार पे ऑन करते हैं तो फिर आपको क्या दिखेगा वहां पे? रेड दिखेगा ना। क्या आपका भी लगता है कि दो रेड बल्ब अगर आपने दीवार पे जलाया है तो वहां पे ब्लैक दिखेगा? नो सर। नो सर। हाँ,
बट ऐसा चांसेस है कि दो बल्ब अगर आपने Yes, ऑन sir. किया है तो वहां पे ब्लैक दिख सकता है, यानी एक रेड बल्ब दूसरे रेड बल्ब को खा जाएगा, इट विल ईट अवे द अदर कलर, राइट। सो होगा क्या कि ये यानी ये सब पॉसिबल्स है वेव में कि एक वेव ना दूसरे वेव को एनहिलेट कर लेता है। पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं होता, मैंने शुरू में भी कहा था कि पहले डब्बे में अगर 5 केजी राइस है और आपने एक्स्ट्रा राइस 5 केजी डाला तो ये राइस दूसरे राइस को एनहिलेट नहीं कर लेगा, खा नहीं लेगा, ऐसा नहीं कि पूरा गायब हो गया। वेव के साथ ऐसा हुआ कि पहले से वेव है, अगर आपने दूसरा वेव डाला तो वो एक दोनों वेव गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा हम सुपर पोजिशन में पढ़ेंगे। So now we will discuss what will happen when two wave is going to meet. So superposition of the wave. तो पहले इजी सिचुएशन कि दो वेव जब यानी सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा हो और दोनों की सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हो। सो लेट E1 is equal to E0 sin kz minus omega t plus delta x cap, and E2 is equal to, let it is E01 E02 sin kz minus omega t and x cap। मुझे बताइए ये दोनों वेव में वेव किधर प्रोपेगेट हो रहा है, दोनों के दोनों वेव जेड Z Direction. जेड डायरेक्शन, दोनों किधर वाइब्रेट हो रहा है, X एक्स में। दोनों का कलर सेम है या डिफरेंट है, सेम कलर है, same होगा सेम कलर ना। फिर दोनों में डिफरेंस किस बात की है, फेज डिफरेंस, amplitude एक तो फेज Phase कांस्टेंट का ना कि इसका और फेज एक कांस्टेंट amplitude। डेल्टा है, इसका 0 है, और फिर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। ये हो सकता है 10 वाट का बल्ब हो तो ये फिर क्या हो सकता है 20 या 100 वाट का बल्ब हो, यानी दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दोनों यानी दोनों की क्या है, सेम है। अब अगर ये किसी एक पॉइंट पे मिक्स हुआ, ये ऐसा सपोज कीजिए कि ये यानी कोई पॉइंट P था और पहला जो बल्ब होंगे यानी सिंस हम सेम कलर का बल्ब यहाँ पे शो करें तो मान लेते हैं कि ये पहला यानी लाइट रेज इधर से गया। दूसरा सपोज कीजिए कि यानी सेम हमारा कलर है तो ये किसी और पॉइंट से लाइट यहाँ पे गया, राइट। अब होगा क्या कि यानी ये दोनों, ये लाइट सपोज कीजिए अगर ऐसा मूव कर रहा है तो ये यानी इस पॉइंट पे जाएगा। ये लाइट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, राइट। यानी ये इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होके जा रहा है। ये मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे मिक्स होगा, तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि वहां पॉइंट पे अगर मिक्स होगा तो होगा क्या, जैसे इसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे उस पॉइंट पे। जैसे अगर मान लीजिए इसके या तो एम्पलीट्यूड, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसका एम्पलीट्यूड भी E0 है, इसका भी एम्पलीट्यूड E0 है, तो वहां पे नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A नोट दोनों से लेस रूट होगा, टू E दोनों नोट से लेस, 2 E0 दोनों हो से लेस। जाएंगे। नो सर, हाँ हाँ इनका रिजल्टेंट नहीं होगा सर। हाँ, वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। दोनों जैसे आप देखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है कि अगर घर में आपने 2 बल्ब जलाए और एक बल्ब का पावर अगर सपोज कि 10 वाट है और दूसरे बल्ब की पावर 10 वाट है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अब घर में कितना लाइट का बल्ब आपको लगेगा, कि अब कितने यानी बल्ब की 20 लाइट लगेगी, आपको लगेगा कि 10 + 10 मान लीजिए कि 20 वाट का आपको लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, वो चीजें ना रिजल्टेंट वेव जो होगी वो यानी उस दोनों का सुपर पोजिशन होगा, सुपर पोजिशन के बाद उसकी एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ भी ये प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, फिर रिजल्टेंट कलर क्या होंगे और फिर रिजल्टेंट वाइब्रेशन क्या होगा, ये जब कभी ये आपस में मीट करेगा तो रिजल्टेंट इस P पॉइंट पे, यहाँ तो अलग अलग है बट इस P पॉइंट पे जब कभी मिक्स होगा तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप कैसे आंसर देंगे, क्या तरीका अप्लाई करेंगे कि उस पॉइंट पे क्या होगा। सर इंटरफेरेंस क्योंकि ये जो अभी लाइट जा रहा है वो लाइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब उस पॉइंट पे लाइट क्या होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, तो दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं और फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर दें, जैसा आएगा वही फिर उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाइट का जब कभी हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट कैसे बिहेव करेगा
किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, तो हमें कैसे पता कर सकते हैं? लाइट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड की मान जो भी नेचर होगी उसको, या जो भी लॉ अप्लाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सारा अप्लाई कर लीजिए। वहां से जो फाइनल आंसर आएगा वही लाइट की बिहेवियर होगी, या उसको फिर वापस री इंटरप्रेट कर लीजिए, फिर वो उसका बिहेवियर होगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर सपोज कीजिए पहले का E1 है और फिर यहाँ पे E2 है, राइट। और पहले अगर सपोज कीजिए इधर जा रहा था, दूसरा कहीं और हो सकता है, या तो इसी में हो या फिर नीचे जा रहा हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम कैसे पता करते हैं? वेक्टर एडिशन से वेक्टर मिलेंगे। सम से ना, हाँ। सुपरपोज करके। तो यहाँ पे नेट लाइट क्या होगा वो कैसे पता होगा? तो दोनों को सम कर दीजिए, होगा क्या कि सुपरपोजिशन। यानी रिजल्टेंट वेव सर हम इंटरफेरेंस से पढ़ रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं? इंटरफेरेंस। सर इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं ना हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह। हाँ, यानी सारा सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, बट सारा इंटरफेरेंस होगा वो सुपरपोजिशन होगा। यानी सुपरपोजिशन जब कभी वेव आपस में मिक्स करेंगे तो दो बातें होगी। जैसे ये वेव और ये वेव आपस में मिक्स हो रहा है, तो या तो इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी जो होगा वो दोनों का सम होगा, या फिर हो सकता है कि वहां पे डार्क हो जाए या ब्राइट हो जाए, या फिर यानी इंटेंसिटी कुछ और हो, दोनों के सम से अलग हो। जैसे देखिए कि घर में अगर मैंने कहा कि एक बल्ब जलाया, फिर आपने अगर दूसरा बल्ब जलाया, तो नेट ब्राइटनेस क्या होगी? डबल हो जाती है क्या? अगर सिमिलर दो बल्ब है तो हाँ। डबल हो नो सर। जाती है ना, अगर दो बल्ब हो तो। यस सर। लेकिन अगर दो लाइट आपने ऑन किया है और दोनों लाइट जलाने से यहाँ पे घर में अंधेरा छा जाए, तो फिर कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक। या दो Yes, बल्ब sir. की जगह अगर दो बल्ब था बट वहां पे 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रहा है, या तो अंधेरा छा जा सकता है, ये भी हो सकता है, या 4 गुना है आपके पास दो बल्ब, बट उस पे नेट इंटेंसिटी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो 4 टाइम्स हो गया वो, तो आप उसको इंटरफेरेंस कहेंगे। लेकिन दो बल्ब था और वहां पे पुट करने के बाद दो बल्ब के बराबर ही इंटेंसिटी यानी 2 टाइम्स हो गई, हर इंडिविजुअल का 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब वो सुपरपोजिशन होगा। तो आगे हम डिफरेंस समझेंगे कि सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस में क्या अंतर है, राइट। तो अभी तो हम जस्ट कह रहे हैं कि वेव जब मिक्स होगा तो फिर क्या होगा। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, सो वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो नेट वेव क्या दिखाई देगा? तो हमें ई जो होगा वो E1 प्लस E2 इस तरीके से। अब E1 की वैल्यू हम लिखेंगे, E2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एंगल ए और ये एंगल बी, इसको एक्सपेंड कीजिए, इसका आप एंगल ए के टर्म्स में आपको वैल्यू पता है, तो थोड़ा बहुत जब हम मैथमेटिकल मैनिपुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा, जिसे हम अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपने क्लास 12th में इसे पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री से हम कैसे ऐड करें। सो सॉल्विंग वी गेट ई की वैल्यू आपके पास आएगा E0, जहाँ पे E0 क्या होगा बच्चे लोग? ये दोनों वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो E0, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन और फिर ये एक्स कैप। जब हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया है तो हमारा ऐसा समहाउ रिजल्ट आएगा। अब मुझे इस रिजल्ट को इंटरप्रेट यानी करके बताइए कि ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है। फेज बताइए, चेंज हुआ है सर, Single- एम्पलीट्यूड single- चेंज। दोनों को जब हमने ऐड किया तो डायरेक्शनल प्रोपेगेशन चेंज हुआ है क्या? नो सर। नो सर। दोनों को ऐड किया तो डायरेक्शनल प्रोपेगेशन चेंज हुआ? नो नहीं सर। हुआ नो ना। सर। दोनों की यानी जब ऐड, जैसे ये रेड था ये रेड था, तो जो फाइनल आंसर है वो भी रेड ही है या ब्लू हो गया या कोई और कलर? रेड हो गया। तो ये मैथमेटिक्स भी प्रिडिक्ट करता है कि दो रेड की दो सिम, अगर मान लीजिए कि ये रेड था या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से देखिए, दो रेड जब ऐड करेंगे तो मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट करेगा कि ये ओमेगा तो ये भी ओमेगा ही होगा। तो मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट करा कि दो रेड को जब ऐड करेंगे तो रेड ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ना एक ओमेगा होता और एक अगर सपोज किसी और ओमेगा होता, ओमेगा डैश होता यानी अलग कलर होता, तो मैथमेटिक्स फिर यहाँ पे बता देगा कि अब जो होगा वो नया ओमेगा क्या होगा। तो अब आपको वो कलर दिखाई देंगे जो मैथमेटिक्स यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा। आप समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स कितना पावरफुल है? आपको या तो दो कलर ऐड करके फिर आप देखिए कि क्या बनेगा, या फिर आप मैथमेटिक्स से बता सकते हैं कि क्या बनेगा वो। यस क्लियर सर। है ये? यस सर। राइट। सो ये सो फिर डायरेक्शनल वाइब्रेशन भी क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट सेम ही होगा। फर्क किस किस बात की आ गई?
एम्पलीट्यूड और फेज। हाँ, तो कि एक एम्पलीट्यूड single डिफरेंट वेव है बन जाए। और इसका इनिशियल फेज जो होगा, फेज कांस्टेंट होगा, वो डिफर होगा, क्योंकि इसका फेज कांस्टेंट डेल्टा था, इसका 0 था। तो एप्सिलॉन फिर अब इस तरीके से आएगा कि इस दोनों के फेज कांस्टेंट को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? ये सर सारे मीडियम्स के लिए वैलिड है क्या, मतलब डिस्पर्सिव नॉन क्या डिस्पर्सिव? कर रहे हैं आप? सर जैसे आइडियल मीडियम और फिर एक होता है ना डिस्पर्सिव मीडियम, उनमें भी ये वैलिड है या उनमें थोड़ा डिफरेंट होगा? नहीं, as far as the frequency are same, that is the these two are the monochromatic source, that is differ by only in energy, and only in energy if it is differ by, then the resultant wave will follow the similar pattern, that is it will have difference in only energy and the phase constant. So this is true as far as the medium is ideal medium. You can say the medium is ideal, क्योंकि अब ये सारा हम तभी डिस्कस कर पा रहे हैं जब ये यानी इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और फिर इसके यानी जो ये मोनोक्रोमेटिक है। वैसे बहुत ज्यादा आगे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें एक पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे तो वो पॉइंट पे वो आइडियल होगा ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे जब हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पे जब मिक्स हो रहा होगा तो क्या होगा, तो इस पॉइंट पे अगर इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, क्योंकि अगर ये स्फेरिकल वेव होगा तो आपको लग रहा है स्फेरिकल हो या प्लेन वेव हो, धीरे धीरे आगे मूव करते इसके एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे। हाँ सर होंगे सर। नहीं, यहाँ भी कम होगा। तो अभी जब यहाँ पे क्या होगा, वो उस वक्त क्या एम्पलीट्यूड था उसका ये फिर एक्सप्रेशन है, ठीक, उस चीज का। आगे पीछे जो भी हो गया हो वो अलग चीज है, यहाँ पे क्या था इसका एम्पलीट्यूड, उस बात पे फर्क पड़ेगा, वो डिस्पर्सिव हो या नॉट डिस्पर्सिव हो। ये आप कह सकते हैं हर एक मीडियम में होगा, नॉट इवन यानी आइडियल, ये हर एक मीडियम में ऐसा होगा। सर जब पॉइंट की बात कर रहे हैं सर तो फिर वो किसी हाँ, भी मीडियम के लिए हाँ, valid जब पॉइंट की बात कर रहे हैं तब वो आगे पीछे क्या था उससे यानी इररिलेवेंट हो गई, ठीक। बट सर ये जो हमने फाइनल ई निकाला है सर, ये तो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम दिखाएंगे ना, या उसी पॉइंट पे दिखाएंगे, जस्ट उसके आफ्टर नहीं, दिखाएंगे? देखिए इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे अगर सपोज कीजिए कोई रिजल्टेंट बना, तो रिजल्टेंट का जो प्रोपेगेशन होगा वो जो इंडिविजुअल की प्रोपेगेशन थे उसी के जैसा होगा। जैसे ये भी एक्स की तरफ था, ये भी एक्स की तरफ, तो रिजल्टेंट भी जो होगा वो एक्स की तरफ ही होगा, बस उसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। वो एम्पलीट्यूड जो होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज या जीरो कुछ भी हो सकता है वहां पे। ओके, सही हो गया। अब ये लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए क्या लिखा जा सकता है, आपको क्लास 12th का याद होगा। दोनों का स्क्वायर कर सकूं उनके बीच के एंगल। यस सर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट की वैल्यू, और ई नॉट की वैल्यू कितना होगा, तो E01 E02 E02। जैसे देखिए अगर सिंपल तरीके से ऐड होता तो दोनों का सम ओवर हो जाता। जैसे अगर मान लीजिए कि सिंपल एडिशन हो तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम ऐसा समझ सकते थे कि दोनों का सम, जैसे 10 वाट का बल्ब प्लस 10 वाट का बल्ब, तो हम ऐसा दिखेगा कि 20 वाट का बल्ब हो, ये जनरल है। बट अगर सपोज कीजिए कि वेव है या इंटरफेरेंस हो रहा है तो चीजें इस तरीके से हो जाएगी, E01 का स्क्वायर E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 एंड कॉस डेल्टा, या फिर अब अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात करें तो रूट ओवर, ऐसा, राइट। जहां पे मुझे बताइए कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, वह डेल्टा डेल्टा क्या है बच्चे लोग? फेज डिफरेंस है। फेज कैलकुलेट डिफरेंस करना पड़ेगा ना, तो फेज डिफरेंस मतलब φ2 माइनस φ1, तो इसे आप कहेंगे फेज डिफरेंस है। इसे यानी ये, तो φ2 माइनस φ1 ये हो गया, और फेज कांस्टेंट ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात है, और रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट। ये याद है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब कभी आप इसे सॉल्व करेंगे आगे हम एक प्रोसीजर यस सर। क्यों? हाँ डिस्कस करेंगे, तो ये होगा क्या कि जिसके साथ डेल्टा होता है उसके टर्म्स में हम लिखते हैं, तो ये ऐसा फॉर्मूला आ जाता है E01 साइन डेल्टा डिवाइड बाय E02 प्लस E01 कॉस डेल्टा, यानी जिसके साथ डेल्टा है उसके टर्म्स में साइन कॉस लिख लीजिए। वैसे ये आया कहाँ से, आगे हम डिराइव करेंगे। तो रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट ऐसे दिया जा सकता है।
यहाँ तक क्लियर है? यस चलो सर ये आपने बताया कि A01 और A02 अगर सेम हो जाए तो इनको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? A01 प्लस A01। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ये आप कह रहे हैं? क्या सर? क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। आप ऐसे कह रहे थे कि मतलब दोनों अगर 10 वोट के हो जाए तो डायरेक्ट उनको 10 वोट प्लस 10 वोट लिख सकते हैं। हाँ, ये मैंने कहा कि अगर जस्ट आपका सुपर पोजिशन होता है तो दोनों इंटेंसिटी जो होती है वो सम ओवर हो जाती है। पहले की इंटेंसिटी प्लस दूसरे की इंटेंसिटी सम ओवर हो जाता है अगर सिर्फ सुपर पोजिशन हो रहा हो तो, राइट। और अगर नहीं तो यानी इंटरफ्रेंस हो रहा है तब तो इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट, कुछ सर्टेन केसेस में जहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्स होगा वहां पे हम यानी प्रूव करेंगे कि दोनों की इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो यानी सम ओवर हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं एक लाइट सोर्स हुआ, इसकी इंटेंसिटी I1, दूसरा लाइट सोर्स हुआ, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी I0, दूसरा लाइट सोर्स हुआ उसकी भी इंटेंसिटी I0। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि नेट इंटेंसिटी कितना आना चाहिए अगर इसकी I0 है और इसकी I0 है तो? 2I0 ना। तो ऐसा ही बल्ब के साथ होता है कि पहले की इंटेंसिटी I0 है पहला बल्ब की, दूसरे की इंटेंसिटी भी I0 है, तो वहाँ पे नेट इंटेंसिटी आपको कितना लगता है? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I0 होगा। तो ये हमें डेली लाइफ में होता है कि 10 बल्ब जलाने से फायदा क्या होगा कि वो 10 टाइम्स आई, अगर एक बल्ब की I0 है तो 10 बल्ब जलाने से घर में कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, 10I0 हो जाएगी। ऐसा ये तो सर तभी पॉसिबल तब फेज डिफरेंस जीरो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको उस टर्म्स में नहीं कह सकते। आगे मैं इस चीज को आपको मैथमेटिकली डिस्कस करूंगा। ये आपको ऐसा लगता है कि 2I0 हो जाएगा, जबकि हो क्या सकता है ये दोनों जो ऐड हो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी दो बल्ब आपने ऑन किया ये जीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 4I0, ये आपको ना एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेटेड लग रही हुई कि ये I0 ये I0 तो फिर यहाँ पे 4I0 क्या हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि 2I0 भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि I0 भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि I0/2 हो, ये कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है और क्या सिचुएशन है, कोहेरेंट सोर्स है या इनकोहेरेंट सोर्स है। तो अभी तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो डेल्टा पे डिपेंड करेगा। ठीक, ठीक है। डेल्टा जैसा होगा उस हिसाब से यानी एम्पलीट्यूड हम लिखेंगे। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो अब देखिए कि यहाँ हमने डेरिवेशन नहीं किया था। रीजन क्या था कि आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से इसे कर सकते थे, और दूसरा है कि ट्रिग्नोमेट्री से करता तो काफी टाइम लगता ये। जब कभी दो से अगर ज्यादा वेव हो, राइट, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। और दूसरा चीज ये भी कि ये दोनों वेव को जब हमने ऐड किया तो ट्रिग्नोमेट्री से तो इसका आंसर ऐसा है। ये आंसर आपको क्या शो करा कि समहाउ वेक्टर जैसा इसका बिहेवियर है वेव का, यस सर। राइट। यस सर। तो होगा क्या कि अगर ये वेक्टर जैसा आंसर आया, इसका मतलब ये क्लू हमें मिल रहा है कि वेव को जब कभी हम ऐड करें तो वेक्टर के तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इसी को सोचते हुए एक नई टेक्निक इजाद हुई मैथमेटिक्स में, जिसको हम फेजर मेथड ऑफ वेव एडिशन कहते हैं। यानी वेव को हम फिर क्या मानते हैं कि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, या उसको पॉसिबल वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वेक्टर वाली जितनी रूल होती है वो सारा अप्लाई करके इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो समहाउ ये सिग्निफाई करता है कि समहाउ यानी इसका यानी वेक्टर वाले रूल से कुछ लेना देना है। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट एक तरीका है, एक तो मैंने कहा कि वेव को आप ट्रिगो से ऐड कर सकते हैं, वो क्लास 12 वाला था, काफी लेंथी कैलकुलेशन होता है। दूसरा तरीका होता है फेजर मेथड ऑफ वेव एडिशन। इसके साथ एडवांटेज क्या है कि आप अब सिर्फ दो वेव के साथ कन्फाइंड होंगे, आप दो दे या 10 दे आप क्या कर सकते हैं, वेव को आराम से ऐड कर सकते हैं। और फिर वो ट्रिगो के कंपेरिजन में वेक्टर को डील करना थोड़ा क्वाइट इजियर है, तो इसलिए ये यानी ज्यादा यूजफुल होगा। तो फेजर मेथड ऑफ वेव एडिशन हम क्या कहते हैं, ये होता क्या है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव in
या फिर in terms of a vector is called phasor of wave। जब कभी मैं फेजर अब कहूंगा, इसका मतलब वेव का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। नहीं वॉइस तो नहीं, मुझे लगता है कि ठीक तो है, ठीक है। ठीक है। नहीं सर सही है ठीक है। सर, सही है सर। हाँ ठीक है। सर। ओके सो नेटवर्क में दिक्कत होगी। नहीं, यहाँ तो मुझे लगता है सब कुछ सही है। आप अपना देखिए कि वहाँ अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है सर। अरे ठीक है, ठीक है आपका इधर। बिल्कुल अच्छा है सर, बिल्कुल बढ़िया है सर। ठीक, सो इट्स कॉल्ड फेजर ऑफ वेव। ये हो गया। अब इसमें हम एजम्पशंस क्या मानेंगे कि जब कभी आपको एक वेव का फेजर लिखना हो, तो होगा क्या कि एजम्पशन सर एक बार दोबारा समझा दोगे? बता रहा हूँ। ये देखिए, पीछे हमें ना दो वेव आपस में जब मिल रहे थे, राइट, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा वो हमें कैसे पता चला, किसने आके हमें मदद की, बताया कि क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री, Condition से। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ना, Yes. ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें नॉलेज हो, अगर नहीं नॉलेज रहता तो हम पूरा ब्लैंक हो जाते कि अब क्या होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्किल है वो उसने हमें बताया कि दो वेव जब ऐड होगा तो क्या होगा। क्या क्या सब उसने बताया कि इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम रहेगा, इसके प्रोपगेशन कलर सेम सेम रहेगा, होंगे। फेज तो ये डिफरेंस सारा होगा। उसने प्रिडिक्ट किया। किसने किया? तो ट्रिग्नोमेट्री ने किया। क्लियर है यस सर। ना? होगा क्या कि जब कभी आपको कुछ चीज जानना हो कि पहले तो ये चीज है कि जानना क्यों रहेगा, तो जब कभी अगर हम किसी फेनोमेना को ना पहले जान लेंगे होने से पहले, तो आप ना एक एक्स्ट्रा एज में होंगे। जैसे देखिए, जब कभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या कोई जब कभी हमने साइंस लिया है, तो साइंस का हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम दूसरे आर्ट वाले के कंपेरिजन में हम ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम ना धीरे धीरे बाबा जी वाले नेचर में हो जाएंगे। बाबा जी क्यों फेमस होता है या फ्यूचर भगवान को बताता फ्यूचर को भगवान है क्यों डिटेक्ट कर कहते हैं? लेते हैं। क्योंकि वो ना जान जाता है कि आगे क्या होने वाला है ना, तो फिर उसके हिसाब से अगर वो अगर असली में बाबा मिल जाए तो हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ सेव यानी बच जाएगा। फिजिसिस्ट भी यही कोशिश करता है कि अभी तक नेचर की जितनी लॉ है ना, लॉ के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करे। अब वो फिजिसिस्ट कितना ज्यादा मैथमेटिक्स उसके पास नॉलेज है, कितना ट्रू उसने फिजिक्स की नॉलेज ली है, वो उसी बात पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्यूचर बेटर से प्रिडिक्ट कर पाएगा। जैसे हमने जब यानी उस पे मंगल पे भेजा था इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा फेल्ड कर गया ना, वो शायद प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया ना। चांद पे Yes, भेजा था। सर। चांद पे शायद लैंड नहीं कर पाया था या मंगल, हाँ शायद कोई एक था जो यानी वहां पे लैंड नहीं कर पाया प्रॉपर, मुझे लगता है शायद मंगल वाला पे था वो, राइट। सो बट होगा क्या कि चाइना वालों ने भेजा उसका, वो प्रॉपरली यानी पार्टिकुलर प्लेसेस पे लैंड कर गया। इसका मतलब हमारे साथ क्या दिक्कत हुई कि वो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री थी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया होगा, उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। वो जैसा हमने फोरकास्ट किया कि आज से 4 महीने के बाद इतने मिनट इतने सेकंड पे वो उस लोकेशन पे हिट करे, ऐसा नहीं हुआ वो ना। तो होगा क्या, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि साइंटिस्ट की कितनी कैपेसिटी है कि 4 महीने के बाद पार्टिकुलर सेकंड में क्या क्या होने वाला है उसको सब कुछ पता है यस ना। सर। तो ये यस सर। मैथमेटिक्स की पावर है और ये साइंस की पावर है कि आपको ना ऑलमोस्ट प्रिडिक्टिबिलिटी वाली पावर आ जाती है। अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है आपने अभी ढंग से ना तो मैथमेटिक्स पढ़ा है ना ढंग से आपने फिजिक्स पढ़ा है। तो यहाँ पे पीछे क्या होने वाला था, राइट, डार्क होगा ब्राइट होगा, यानी जैसे दो लाइट मिलेंगे तो काफी ब्राइट अब दिखेगा या बिल्कुल डार्क होगा, राइट। वो सारा कैसे पता चला, तो हमने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई कर वहां से पता चला। बट वहां पे ट्रिग्रो से सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, लेंथी होती है। तो अब हम एक नया मैथमेटिकल टूल्स डेवलप करें जो किसी पॉइंट पे वेव कैसे मिक्स होके क्या बनेगा वो काफी इजी से हमें बता सकता है पिछली बार के कंपेरिजन में। ठीक है ये, यस सर। राइट। सो उसको हम फेजर मेथड कहते हैं। फेजर होता है क्या है कि वेव को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको वेक्टर का जो रूल होता है वो फॉलो करवा के हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाती है। सो एजम्पशंस यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट एजम्पशन, एम्पलीट्यूड of the wave is assumed
as the magnitude of phasor, या that is वेक्टर। जब कभी वेक्टर की बात करते हैं तो उसके साथ मैग्नीट्यूड होता है ना एसोसिएटेड, होता है ना किसी वेक्टर के Yes, साथ। sir. तो अभी Yes, हम sir. किस चीज को मैग्नीट्यूड मान लेंगे उस वेक्टर का, तो जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम उसका मैग्नीट्यूड मान लेंगे। अब जब कभी हमने वेक्टर कहा है, वेव का वेक्टर कहा है हमने, राइट, तो मुझे बताइए फिर उस वेक्टर यानी वेक्टर का डायरेक्शन क्या माने। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस वेव का फेजर लिखते हैं, इस वेव का, और मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री थी। अब मुझे बताइए कि इस वेव का यानी इस वेव का अगर हम फेजर लिखना चाहें, इस फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए नॉट E01। ठीक, इस फेजर का या इस वेक्टर का जो वेव को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? एक्स क्यूब X एक्सिस से 60 डिग्री पे, कितना? एक्स कैप, ये एक्स कैप से 60 डिग्री। X कैप से 60 डिग्री। नहीं सर, एक्स कैप। और कोई आंसर? सर वो वाइब्रेट तो एक्स पे ही कर रहा है ना, 60 डिग्री वाइब्रेट एक्स की तरफ, और प्रोपेगेट किधर कर रहा है सर? जेड से कर रहा है। जेड की तरफ। इसमें तीन सर, तीन Z डायरेक्शन कैप आपको होना दिख चाहिए। रहे होंगे। वाइब्रेट किधर कर रहा है? एक्स की तरफ। प्रोपेगेट किधर कर रहा है? जेड की तरफ। Z की तरफ और इसका फेज कांस्टेंट कितना है? 60 डिग्री। 60 तो मुझे डिग्री। बताइए इस जब कभी अब इस यानी वेव को फेजर के टर्म्स में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन फिर किधर हम ले? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ आंसर वही शायद। रहेगा सर अच्छा। वही रहेगा, जेडी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जब हमने इसे आंसर लिखा है, इसका आंसर क्या आया हुआ यहाँ पे? आंसर बताइए कि क्या आया है। कहीं पे सॉन्ग हो यानी हो रहा है ना, किसकी नॉइज है? पिज्जा करके वो सर है। नहीं सर, मेरे यहाँ हो रहा था सर। अच्छा ठीक है। पिज्जा। सो के देखिए, तो यहाँ जब हमने कहा इस चीज को, तो यहाँ मुझे बताइए ये एम्पलीट्यूड, ये वेक्टर जैसा दिख रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, 2ab, और फिर ये क्या है जो थीटा की जगह आ रहा है, एंगल की जगह? ये उन दोनों के बीच में जो एंगल है सर। जब कभी हम वेक्टर लिखते थे तो ये यहाँ पे क्या आता था? थीटा आता था ना, और थीटा क्या होता था? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता था यस सर। Yes, sir. ना। सो इसका मतलब ये जो अभी यहाँ पे थीटा है वो इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? 5 to minus 5 है। फेज, फेज लिखा है। इसका मतलब फिर इसका मतलब क्या कि जब कभी इसको हम फेजर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? ये डेल्टा नहीं आएगा, ये एक्स नहीं आएगा, ये सिर्फ जेड नहीं आएगा, पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा, या पूरा का पूरा जिसको हम फेज कहते हैं वो पार्टिसिपेट करेगा, फेज। क्योंकि ये कोई ना, यानी मैंने कहा वेव को जब कभी हम फेजर के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये एक मैथमेटिकल टूल है जस्ट। ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से आइडिया है? तो जब हमने ट्रिगो से किया, वहां से पता चला कि इसका फाइनल आंसर में सिर्फ डेल्टा डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फेज φ2 माइनस φ1 की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो φ1 है और ये जो φ2 है, ये दो वेव की यानी दो फेज वेक्टर का एंगल जैसा काम कर रहा है। ऑल्दो ये एंगल नहीं है, बट फिर भी एंगल जैसा काम कर रहा है ये यस सर। ना। तो वहां से हमें क्लू मिला कि ठीक है, जो फेज होगा उसको हम एंगल एज्यूम करेंगे कि वो उस वेव फेजर का एंगल है। कोई चीज अब डाउट है तो मुझे बताइए। डाउट है कि फेजर का एंगल हम फेज ही क्यों ले रहे हैं, वो नहीं एक्स कैप क्यों नहीं ले रहे हैं, जेड कैप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब हमने ट्रिगो से सॉल्व किया था तो फाइनल आंसर में क्या चीज आया? एक्स कैप आया या सिर्फ जेड आया या पूरे का पूरा फेज की वैल्यू आई? पूरा फेज डिफरेंस फेज है। आया। हाँ, तो चूंकि अब हम ना टूल डेवलप कर रहे हैं, किससे आइडिया लेकर के? तो ट्रिग्नोमेट्री से जो हमने सॉल्व किया था वहां से आइडिया लेके। तो फिर हम इस टूल में एजम्पशन क्या करेंगे कि जो फेजर होगा उसका जो यानी फेज होगा वो एज एंगल हम लेंगे। तो हम लिखेंगे कि फेज ऑफ द वेव इज टेकन एज द डायरेक्शन
ऑफ द फेजर। चीज समझ में आ गई? वेव का जब फेजर लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड को मैग्नीट्यूड कहेंगे, और जो इसका डायरेक्शन होगा उसको, जो उसका फेज होगा उसको हम डायरेक्शन ऑफ फेजर कहेंगे। ठीक, यस। ओके। अब होगा क्या कि ये फेजर मेथड हमें क्या बताएगा, तो यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कितने तरीके से वेक्टर को हम ऐड करते हैं? ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। हाँ, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, या यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ना, उस सारे तरीके से। तो होगा क्या, यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। यानी इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम इंटेंसिटी को भी ऐड कर सकते हैं फेजर मेथड से। तो एक बार टीएफआर ने क्या किया था, एम्पलीट्यूड को छोड़ करके उसने इंटेंसिटी सिर्फ दिया। तो लोगों ने क्या किया कि इंटेंसिटी को वेक्टर बना करके फिर उसे ऐड किया, और फिर वो आंसर गलत हुए। फेजर मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एक बार जब आपका एम्पलीट्यूड आ जाता है तो फिर आप उसका इंटेंसिटी निकालिए। नहीं तो आपको पहले क्या करना होगा, अगर इंटेंसिटी दे रखा है उससे पहले एम्पलीट्यूड बनाइए, फिर एम्पलीट्यूड को आप क्या कीजिए, फेजर डायग्राम में ड्रॉ कीजिए, फिर फाइनल आंसर निकालिए जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, वहां स्क्वायर करके फिर आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो फेजर डायग्राम यूज होता है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। ठीक, क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ठीक, अब यहाँ पे यानी एक दो न्यूमेरिकल्स हम करके इसे समझते हैं। Let E1 is equal to A01 sin kz minus omega t delta x cap, and A2 is equal to A02 sin kz minus omega t x cap। इसे मुझे फेजर मेथड से ऐड करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। ऐड इट बाय यूजिंग फेजर मेथड। फेजर मेथड से ऐड कीजिए, बताइए क्या आएगा आंसर इसका। सर आपने सर मेरी आवाज जा रही है क्या? क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज जा रही है सही से? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। सर मैं क्वेश्चन था सर, अभी जैसे आपने बताया सर कि जो मेरी ई नेट आती है मतलब रिजल्टेंट वेव आती है, उसको अगर हम एनालाइज करते हैं सर, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी वो पहले वाले के सेम है, और फिर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी है, फ्रीक्वेंसी भी। सर तुम कैसे कह रहे हैं कि सर वो फेज पे डिपेंड करेगी, मतलब उसका ई नॉट सॉरी ई नेट का जो ई रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन सर कैसे डिफर करेगा सर बाकी के दोनों से? सेम ही होगा ना डायरेक्शन, मतलब डेल्टा से उसको कोई मतलब ही नहीं है। फेज तो सर आपने बताया था कि मतलब एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम देख रहे हैं हाँ, कि तो आप कहाँ अभी से। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस वेव का यानी क्या डायरेक्शन किधर है, ये आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, नेट वाले इन दोनों के रिजल्टेंट का सर। हाँ अच्छा, इस रिजल्ट दोनों की रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी किधर होगी। तो होगा क्या कि ये भी जेड की तरफ था, ये भी जेड की तरफ था। जब हमने ट्रिगो से सॉल्व किया तो इसने बताया रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी जो होगा वो जेड की तरफ ही होगा। और वाइब्रेशन का सर एक्स की तरफ होगा। हाँ वो, हाँ ये सारा ना हमें ट्रिगो ने बताया, ट्रिग्नोमेट्री से जब हमने सॉल्व किया तो ये एक्स की तरफ था, ये भी एक्स की तरफ था। वैसे इन यानी ये ना यानी बिना ट्रिगो का भी कोई आदमी सिंपली गेस कर सकता है, क्योंकि अगर ये एक्स की तरफ था, जैसे मान लीजिए कोई ई वेक्टर इधर है, राइट, और दूसरा ई वेक्टर भी इधर है, दोनों को ऐड करेंगे अगर तो रिजल्टेंट ई वेक्टर किधर आएगा, सेम ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये वैसे भी हमें पता है, अदरवाइज ये ट्रिगो से सॉल्व करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि दोनों को अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम ही आएगा। हाँ, एक अगर ई वेक्टर इधर आता, दूसरा ई आता, फिर दोनों के बीच एंगल थीटा होते तो रिजल्टेंट का कुछ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या वाइब्रेशन हो सकता था। तो यहाँ पे फेज से कैसे वो वेरी कर रहा है उसका भी आपने सब कुछ बताया था ना कि वो फेज पे डिपेंड करेगा वो।
कौन सा ये, यानी ई नॉट फेज पे कैसे वेरी कर रहा? ई नॉट सर, ई नॉट तो करेगा ही ना, करेगा सर, मैं ई के डायरेक्शंस की बात कर रहा था। हाँ, ई की डायरेक्शन तो अभी फेज पे नहीं वेरी कर रहा है ना, ई की डायरेक्शन तो दोनों एक्स कैप के तरफ ही है ना। अच्छा सर, मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे ना, क्यों फेज पे वेरी करेगा। हाँ, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो अभी इसके फेज पे वेरी कर रहा है, फेज की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, वो तो करेगा सर। थैंक यू। ओके, अभी आपकी बेसिक डाउट मुझे समझ में आई कि आपका बेसिक डाउट था क्या? सर मतलब अरे सर, मैंने ना वो गलती से वो समझ लिया ना कि आप ई नेट की मतलब डायरेक्शन पूछ रहे थे, और मैं सर ई नॉट के मतलब आप सर ई नॉट के वे पूछ रहे थे, और मैं ई नेट सुन गया, तो मतलब मेरे को लगा ई नेट का डायरेक्शन तो सर E1 और E2 के अलॉन्ग ही होगा, फिर मतलब उसमें फाई का अच्छा, क्या कंट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये दो वेव है, इस दो वेव को हम फेजर से कैसे ऐड करेंगे। तो फेजर में हमने क्या कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों वेव को पहले फेजर लिखनी होगी। इसका फेजर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, यानी E1 का और E2 का, किसका फेज एंगल ज्यादा है, किसके फेजर का एंगल ज्यादा है? इवन का। E1 का। तो हम क्या करते हैं कोशिश कि हॉरिजॉन्टल में पहले E2 लिख लेते हैं, तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में ये हमारा E2 हुआ, इसके एम्पलीट्यूड कितना होगा या मैग्नीट्यूड E02, और इसका डायरेक्शन कितना है, ये E02 वाले का डायरेक्शन कितना है इसका? 0 नहीं, केजर माइनस ओमेगा टी। केजर माइनस ओमेगा टी। क्योंकि मैंने किसको कहा है आपको एंगल लेने के लिए? फेज को ना। तो पहले का फेज कितना है, केजर माइनस ओमेगा टी ना। और अगर मैं पहले को इधर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसका मतलब पहले का एंगल क्या है, केजर माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया है, केजर माइनस ओमेगा टी। और कभी कभी केजर माइनस ओमेगा को रिफरेंस लाइन भी कहा जाता है। रेफरेंस लाइन मतलब कि जीरो एंगल, रेफरेंस लाइन और जीरो एंगल, ये एजम्पशन की जाती है। रेफरेंस लाइन ही समझिए, यानी इस लाइन को हम क्या मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। ये आपको समझ में आया कि केजर माइनस ओमेगा टी जो डायरेक्शन है उसको मैं जीरो एंगल मान रहा हूँ। ये आपको हजम हो रहा है कि जीरो हम मान सकते हैं या नहीं? यस सर। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि ये अभी कितने एंगल पे है, 0 डिग्री। ठीक। और अगर मान लेते हैं कि मैं मेजर करके ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से 60 डिग्री है यहाँ से, अब मुझे बताइए कि ये एंगल कितना है, कितना है ये 60 डिग्री ना। लेकिन अगर मैं यानी एंगल यहाँ से मेजर करूं, इसे रेफरेंस लाइन मानो, तो ये अभी वेक्टर कितने एंगल पे है, 0 पे, और फिर ये कितने पे है, इसका माइनस मतलब 60। 0 किधर होगा वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो एजम्पशंस है ना। कोई इधर को भी 0 मान सकता है, कोई इधर को भी 0 मान सकता है ना, अगर मैं ऐसा मानूं, राइट। सिर्फ हमारे पास ऐसा वेक्टर है ना। अब अगर कोई ऐसा मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से अगर मैं 60 डिग्री मेजर करता हूँ, तो फिर ये वेक्टर हमारा ये क्या शो कर रहा है, 0 डिग्री ना। अगर ये 60 डिग्री है तो जीरो एंगल ना एजम्पशन है, आप किसी भी डायरेक्शन को 0 मान सकते हैं। अभी मैंने किस डायरेक्शन को 0 माना है, केजर माइनस ओमेगा टी को, ठीक। इसको मैंने रेफरेंस लाइन माना है। रेफरेंस लाइन का मतलब ऑल द एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस एक्सिस। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो ये केजर माइनस ओमेगा टी हो गया। दूसरा का मुझे बताइए फेज कितना है, उसमें डेल्टा माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दूसरे का, यानी पहले के कंपेरिजन में कितना ज्यादा है, तो डेल्टा ज्यादा है ना। पहला यानी E02 था, अब अगर ये केजर माइनस ओमेगा टी है, इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू बताइए कितना होगा, इस एंगल की प्लस में वैल्यू। डेल्टा हो जाएगा। हाँ, इस एंगल की अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन कहें तो केजर माइनस ओमेगा टी तो है प्लस डेल्टा। अब आपको लग रहा है कि दोनों वेव को मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में शो कर दिया है, दोनों वेव का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है ना। यस सर। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फिर कितना होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अगर मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है, कौन सा रूल? ट्रायंगल लागू। ट्राइंगल ना, हेड टू टेल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी ऐसा A01। मुझे बताइए कि ये अब शो क्या करेगा, तो ये शो करेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये वाला, राइट, यानी ट्राइंगल लॉ से। और फिर यानी ये क्या शो करेगा,
ये क्या शो करेगा बच्चे लोग? रिजल्टेंट एंगल आपको ये रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड शो करेगा और ये रिजल्टेंट वेव का फेज शो करेगा। इसका मतलब कि इसका फेज कितना होगा फिर? ये ब्लू वाले का फेज कितना होगा? इसका फेज डेल्टा। कितना होगा? इसका फेज सिर्फ डेल्टा नहीं होगा। ये एंगल कितना था? केजेड माइनस ओमेगा टी ना, और इससे ये क्या है? एप्सिलॉन ज्यादा है ना, तो इसका मतलब इसका फेज कितना होगा? केजेड माइनस ओमेगा टी एप्सिलॉन। ये एंगल क्या शो करेगा? केजेड माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन ना। यस सर। अच्छा हाँ। अब आपको ये समझ में आया कि केजेड माइनस ओमेगा टी को रेफरेंस लाइन से फायदा क्या है? क्योंकि इसके टर्म्स में आपने इसे भी यानी रिप्रेजेंट कर दिया, इसे भी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि फाइनल इक्वेशन जब कभी आप लिखते तो केजेड माइनस ओमेगा टी तो होता ही ना। इसलिए ये हम रेफरेंस लाइन मानते हैं कि ठीक है, यहाँ से जो भी एंगल होगा ये यहीं से मेजर होगा। ये भी हमने यहाँ से मेजर किया है, ये भी हमने यहीं से मेजर किया है, इसलिए केजेड माइनस ओमेगा को समहाउ रेफरेंस लाइन मान लेते हैं या जीरो एंगल मान लेते हैं। आया चीज समझ में ये बच्चे लोग? आगे सर आगे। यस सर। ठीक, अब मुझे बताइए कि इसी को अगर मैं कहूँ तो रिजल्टेंट मुझे यानी एम्पलीट्यूड बताइए और फेज बताइए इस डायग्राम से। तो आपने ये क्लास 11th में डिराइव किया होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो E01 स्क्वायर E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस डेल्टा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। डायग्राम से मुझे tan E की वैल्यू बताइए तो कितना होगा? tan E का डायग्राम से ये वैल्यू कितना हो जाएगा? E01 साइन डेल्टा हो जाएगा। ये वैल्यू कितना? E01 कॉस डेल्टा हो Cos जाएगा। delta। इसका मतलब कितना हो जाएगा tan E की वैल्यू? E01 E01 sin delta by E02 plus E01 cos delta। E02 प्लस E01 कॉस डेल्टा। तो ये फेजर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं कि दो वेव को ऐड कर सकते हैं। इससे प्रीवियस ईयर में ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्या कह रहे हैं आप? E01 कंपोनेंट लिया डेल्टा, E01 को डेल्टा मतलब इसका इधर कंपोनेंट साइन है, नीचे वाला कंपोनेंट कॉस है, तो फिर tan E ये लिखा जा सकता है। ठीक सर बताइए। हम इसको जो A01 डेल्टा एंगल वहां पे माना है डॉटेड लाइन के साथ, हम इसको डार्क लाइन के साथ क्यों नहीं मान सकते? समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे डेल्टा एंगल आपने डॉटेड लाइन के साथ माना है। हाँ ये हमने माना है। डेल्टा से डेल एंगल ये यस सर, ये आपने इस डॉटेड लाइन के साथ माना है। मैं हाँ, इसको डार्क लाइन के साथ मानूं तो आगे ये मतलब यहाँ से ना सर, पीछे वहां से जो आपने जहाँ से E02 यहाँ से ये पीछे सर, पीछे सर इसके टेल पे सर E0 टेल पे। सेम ही रहेगा ना। अच्छा, उसको ये vector यानी करें। ये यानी यहाँ से आप कह रहे हैं ये यस सर, मैं यहाँ नो से सर, अगर यहाँ। A01 मानूं तो E01 अगर आप यहाँ से मानते हैं, मतलब A0 की जगह सर A01 मानूं मैं। देखिए ना यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर मुझे लग नहीं रहा। अब देखिए ये अभी जो मैंने कहा है वो यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि E02 जो हमने कहा ये राइट, और E01 का जो फेज था वो E02 से डेल्टा ज्यादा था, तो हमने क्या किया कि E02 वाले वेव वेक्टर को यहाँ से थोड़ा सा डेल्टा हमने ऊपर यानी मूव कर दिया। अब हमने इसे ट्राइंगल लॉ से ऐड करके फिर कहा कि जो रिजल्टेंट होगा ये होगा। अगर आपको कुछ और आइडिया दिख रहा है तो आप इसे ठीक ठाक लिख के मुझे यानी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, शायद सर वो ऐसे कह कह रहा हूँ रहा कि है क्या कहना है आप? E01 का E01 जो वेक्टर है वो E02 के हेड पे लगा है, तो उसकी जगह E02 के टेल पे लगा होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ होता है। हाँ, इसी को अगर आप यहाँ पे कर दें तो भी आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगी। अगर आप इसी को ना यानी इसको अगर आप यहाँ पे कर देते हैं यानी टेल टू टेल अटैच करते हो तो पैरेललोग्राम लॉ से फिर आंसर आपका सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगी। यही पूछ रहा था सर। अच्छा हाँ, तब तो ये कोई डिफरेंस नहीं होगी, ये सेम होगा वो। इसको मैं यानी पैरेललोग्राम के तरीके से ऐड करके दिखा दूं या ये यानी क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। हाँ, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आंसर सेम आएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगी। ओके, सो ये है।
अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने कहा जैम, टीएफआर, जस्ट, राइट, या यानी और जो छोटे मोटे एग्जाम है, जेएनयू, सबने इस पे यानी क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। आज हम यही ओवर करते हैं। क्लियर है? यस सर। एक बार से स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्लास ले में फ्रेशली इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, यानी फेजर मेथड पे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है तो इसे अच्छे से समझना काफी जरूरी है। ठीक, यस ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक Thank डाउट you. था। थैंक यू सर। सर सर की क्लास और है ना?